अभी देखो, है ना, अभी आएगा साउंड। गलती हो गया था, अभी बताओ, अब आ गया साउंड? जी जी जी, ओके ओके, चलो अभी इसको थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं ना, जो हमने अभी तक किया। देखिए, उसको आगे से काट देंगे वीडियो को। देखिए, यहां से कौन सा दिल्ली का सुल्तान है जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था? देखिए, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। कहां से? टोपरा और मेरठ से। जिसका वर्णन किसमें है? सीरते फिरोज शाही में इसका वर्णन मिलता है। किसमें वर्णन मिलता है? सीरते फिरोज शाही में इसका वर्णन मिलता है। कहां वर्णन मिलता है? सीरते फिरोज शाही। सीरते फिरोज शाही में एक चीज का और वर्णन मिलता है, चरखी का, जिसका काम था वेट को उठाया जाता है। चरखे का वर्णन फुतूह सलातिन में मिलता है, लेकिन चरखी का वर्णन सीरते फिरोज शाही में मिलता है। और जो टोपरा अभी स्तंभ लेख था, उसी की लिपि को 1837 में किसने पढ़ा था? स्तंभ को जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप, ठीक, किसने पढ़ा था? 1837 में, वो इसी को पढ़ा था, है ना। और सबसे पहले उसने दिल्ली के ब्राह्मणों से पढ़वाने का प्रयास किया। दिल्ली के ब्राह्मण नहीं पढ़ पाए और फिरोज शाह तुगलक ने उनके ऊपर जजिया लगा दिया। ऐसा जोड़कर आप देख सकते हैं। किसके शासनकाल में मराठा राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? देखिए, मराठा जो है, मराठों ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया, मराठों ने औरंगजेब को सबसे ज्यादा परेशान किया, और मराठा जो साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो शिवाजी ने की थी। और मराठा जो साम्राज्य है उसका सर्वाधिक जो विस्तार हुआ वो 1740 से 1761, जो पेशवा है बालाजी बाजीराव, जो जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली के साथ, उस समय पेशवा था। जब उनकी मराठों की युद्ध में हार हो गई तो इसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, यह बात हुई थी। ठीक है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। इसकी बीवी थी बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल ने क्या किया था? इनकी मृत्यु के बाद अपने बेटे बिरजिस कादिर को गद्दी पर बिठाया और उसने 1857 के जो सैन्य क्रांति हुई थी उसमें भाग लिया था। यह बात आप ध्यान में रख लें, सैन्य क्रांति में भाग लिया था, इसकी ही बीवी थी वो। ठीक है, और हड़प्पा कालीन मोर जिसपे आदि शिव मिला है, वो आदि शिव किसको कहा जाता है? जिसपे चारों तरफ से पशुओं से घिरा हुआ है, वो पशुपति शिव के रूप में उसको आदि शिव कहा गया है। किसने कहा था उसको आदि शिव? मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। वो मोहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। वो मोहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, कहां से मिली है वो मोहर? मोहनजोदड़ो से वो मोहर मिलती है। क्लास को शेर सार कर दिया करो। ठीक है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कहां मिलता है? पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है वृद्धारण्यक उपनिषद में मिलता है। और मैं आपको ये बता दूं कि चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सब में क्या है? पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या होता था? देखिए, प्राचीन काल में ही कह लीजिए, प्राचीन काल में, या जो युद्ध का कारण होगा, किस कारण होगा प्राचीन काल में? जो स्टार्टिंग में संगम काल है, चाहे कोई, वो पशुओं की चोरी है ना। क्या है? पशुओं की चोरी वो करते हैं। ठीक है, जैसे वैदिक काल में पणी क्या करते थे? पणी करते थे पशुओं की चोरी। कौन करते थे? पशुओं की चोरी पणी कर लेते थे। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्प फूल पत्तियों पर अर्ह बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला का पित्राधुरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पित्राधुरा कहा जाता था। ठीक है, किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्राधुरा का प्रयोग हुआ? पित्राधुरा शैली का प्रयोग किसमें हुआ है? सबसे पहले वो आगरा में एतमाद-दौला का मकबरा है। किसमें है? आगरा में एतमाद-दौला का मकबरा है। एतमाद-दौला कौन था? ये नूरजहां के पिता थे, जिसका मकबरा 1626 में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। एतमाद-दौला की मृत्यु 1622 में हुई थी। उसके बाद जो पित्राधुरा का जो प्रयोग हुआ वो किसमें हुआ? ताजमहल में बहुत बड़ी उसमें लेवल पे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इससे पहले एक राजस्थान में एक मंदिर है, किस मंदिर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें भी पित्राधुरा शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या होता था कि डिजाइन बनता, पत्थर के अंदर डिजाइन बनता था इसमें। ठीक है,
इसने क्या हुआ था, पितरादुरा एतमादुल्ला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण करवाया था। उसमें पितरादुरा का व्यापक रूप से, ताजमहल में पितरादुरा का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है, ये बात देख लें। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किसके लेखक थे? गोविंद चंद्र गढ़वाल के ना, गोविंद चंद्र गढ़वाल के वो दरबारी थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? चालीसा की स्थापना किसने की थी? तुर्क अमीर 25, देखिए ये इल्तुतमिश ने की थी। इनकी संख्या 40 थी, ऐसा पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो मिनहाज ने कितने लोगों को का दल बताया है? मिनहाज ने 25 की जीवनी दी है ना, 25 तुर्कों की जीवनी दी है, ठीक है, अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में, ठीक है। संजर की पहली जीवनी है। और इसको चालीसा जो शब्द इसने इस ग्रुप के लिए यूज किया, वो यूज किया था बर्नी ने। चालीसा शब्द जो यूज किया वो बर्नी ने यूज किया था। इस पूरे ग्रुप को बलबन ने खत्म कर दिया था ना, बलबन ने खत्म किया है ना। इसलिए बर्नी ने बलबन को क्या कहा था? खुफिया कातिल कहा था, खुफिया कातिल। क्या कहा था बलबन ने? खुफिया कातिल कहा था बलबन ने, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान में रखना, खुफिया कातिल कहा गया था, बर्नी ने कहा था इसको। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेवारी किसकी थी? जब हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, वो सीढ़ियों से गिर गया था, तो उसके बाद अकबर मुगल बादशाह बनता है। तो उसके साथ वो तो बच्चा है और साथ में हेमू का संकट भी है, तो किसको ये जिम्मेवारी साथ में इनकी दी गई थी? है ना, कहा किसको दी गई थी? बैरम खां को। बैरम खां का जो समय है 1556 से 1560 है। उसके बाद 1560 से लेकर 1562 का जो समय है वो हरमदल का समय है। किसका समय है? हरमदल। आप देखते होंगे नाटक में काफी महामंगा को दिखाया जाता है, वो हरमदल का समय 1562 तक था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट आया? 1784 में कौन सा एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसका विरोध किसने किया था? वारेन हस्टिंग्स ने इसका विरोध किया था और उसने रिजाइन कर दिया था इसकी। उसमें पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था उसका विरोध किसने किया था? वो वारेन हस्टिंग्स ने किया था। नहीं, ऐसी कोई बुक हमारी मार्केट में अभी नहीं है ना। कल हम एक किताब, कल क्लास बनाएंगे। आज हम थोड़ा बिजी हो गए कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। कल हम आपके लिए एक बहुत अच्छी क्लास लेकर आएंगे कि जिसपे कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं वो बता देंगे आपको, और कौन से 50 टॉपिक इंपोर्टेंट है वो भी आप देख सकते हैं। 50 इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट हिस्ट्री, ठीक है। तो 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसका विरोध किसने किया था? वारेन हस्टिंग्स ने। इसने विरोध किया था और रिजाइन कर दिया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण चट्टानों को काटकर कृष्ण प्रथम था। ये राष्ट्रकूट शासक था, ये है ना, राष्ट्रकूट था ये। तो इसने करवाया था गुफा नंबर 16 में, गुफा नंबर 16 याद रखना, ठीक है। मौर्य काल में मारक कर वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो व्यापारिक मार्गों से कर वसूल करता था उसको शुल्काध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे उसको? शुल्क लेने वाला, यानी शुल्काध्यक्ष। जी सिलेबस का करवाएंगे कल। शुल्काध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई है? मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर है ना, जिसकी खोज कब हुई? 1922 में इसकी खोज हुई। इसकी खुदाई सिंधु नदी के तट पर था ये, है ना। तो आर.डी. बनर्जी ने इसकी वो की थी, आर.डी. बनर्जी ने। और ये
नगर 7 बार बसा, 7 बार बाढ़ के कारण ये बह गया था ना, 7 बार बसता है, 7 बार बाढ़ के कारण बहता है ना। यहां से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, है ना, सर्वाधिक मोहरें यहां से मिली हैं, यहां से डांसिंग गर्ल मिली है, ग्रेट बाथ मिला है, यहां से सबसे बड़ा अन्नागार यहां से मिला है, काफी सारी इमारतें यहां से मिलती हैं। ठीक है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था जो अकबर अपने जीवन काल में नहीं कर पाया बट जहांगीर ने उस कार्य को पूरा किया था? वो था मेवाड़ की अधीनता। देखिए मेवाड़ ने कब अधीनता स्वीकार की थी? मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार की थी 1615 में। तो 1615 में जो राणा अमर सिंह थे उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने अधीनता स्वीकार की? राणा प्रताप ने नहीं अधीनता स्वीकार की, लेकिन राणा अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने कर ली थी? राणा अमर सिंह ने। तो ये जहांगीर, अकबर वो काम पूरा नहीं कर पाया, उसने खूब प्रयास किए, हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा, लेकिन राणा प्रताप नहीं माने, लेकिन बाद में राणा अमर सिंह मान गए थे, जो कि राणा के बेटे थे, राणा प्रताप के बेटे थे। तो 1615 में मेवाड़ ने मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करती थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस काल में होती थी? जिसके पहले वो थी शिवाजी। सबसे पहले कौन होता था उसमें? सबसे पहले उसमें पेशवा होता था, पहला पेशवा होता था, और अंत में न्यायाधीश होता था। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है, अंत में कौन होता था? न्यायाधीश होता था। और इसमें सेना कार्ते को छोड़कर सभी पद ब्राह्मणों के होते थे। सेना कार्ते को छोड़कर सभी पद ब्राह्मणों के होते थे। सेना कार्ते को छोड़कर सभी पद ब्राह्मणों के होते थे। ये बात आपको मिलेगी कहीं कहीं। सेना कार्ते को छोड़कर सभी पद किसके होते थे? ब्राह्मणों के। ठीक है, चलिए अगला, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया के सारस का चित्र किसने बनाया था? मुगल काल में प्रसिद्ध जो चित्र है साइबेरिया का सारस, उसको चित्र किसने बनाया था? साइबेरिया के सारस का जो चित्र है वो किसने बनाया था? साइबेरिया के सारस का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? वो बनाया गया था मंसूर के द्वारा। मंसूर किसके समय थे? जहांगीर के समय था ये, है ना, जहांगीर के समय था। इसको नादिर उल असर की उपाधि दिया था, है ना। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध किस शासक कौन था? किस देश का शासक था? जालिम हुमायूं। वो कहां का शासक था? बहमनी का शासक था जालिम हुमायूं, है ना। बहमनी की जो स्थापना है 1347 में हुई थी दक्षिण भारत में। ठीक है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति यानी राज्य की उत्पत्ति भी कह सकते हैं का साक्ष्य कहां मिल? राज्य की उत्पत्ति या राजा की उत्पत्ति, क्यों राज्य की जरूरत पड़ती है, वो कहां से मिलती है? वो ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का किसका ग्रंथ है ये? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ये। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने की थी। किसने की थी? बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटक में पटाक्षेप के लिए यवनिका जो शब्द है का प्रयोग किया जाता था। तो ये किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है। यवनिका किस भाषा का शब्द है? यवनिका, ये यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में अक्सोम किसे कहा जाता था? अक्सोम से हमारा क्या अभिप्राय है? अक्सोम वो लिनन के कपड़े को कहा जाता था। क्या कहा? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में जो अक्सोम जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता था? वो लिनन कपड़े के लिए यूज होता था। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। क्या था ये दीवाने अर्ज? बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग बनाया था। क्या था ये दीवाने अर्ज? क्लास को प्लीज शेयर कर दीजिए और लगे रहिए। दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज क्या था भैया? क्या था भैया दीवाने अर्ज? क्या था ये दीवाने अर्ज? दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग। देखिए बलबन जो है 20 साल अमीर रहा, 20 साल सुल्तान रहा, पहले खान फिर सुल्तान, और इसने सैन्य, क्योंकि सबसे जरूरी था इसके लिए सैन्य विभाग की स्थापना करना। और मुगल काल में ये इसके जैसा मुगल काल में ये
किसकी कौन सा विभाग होता था मुगल काल में? सैन्य विभाग मुगल काल में मीर बख्शी। मुगल काल में इसी जैसा कौन सा विभाग होता था? मीर बख्शी होता था। ये सैन्य प्रबंधक होते थे, कह सकते हैं, ठीक है, ये सैन्य प्रबंधक होते थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में किस राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी 1347 है? यहां पर अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्थापना की थी 1347 में, वो बहमनी की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह के लिए एक और खास आपको बात बता देता हूं, अलाउद्दीन बहमन शाह पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया वसूल नहीं किया था, पहला मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया वसूल नहीं किया, अलाउद्दीन बहमन शाह था। कौन सा था? अलाउद्दीन बहमन शाह पहला ऐसा शासक था जिसने जजिया वसूल नहीं किया था। दूसरा ऐसा शासक जिसने मुस्लिम होते हुए जजिया वसूल नहीं किया, दूसरा शासक कौन था? दूसरा शासक था जैनुल अबादीन, जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तीसरा शासक जिसने जजिया वसूल नहीं किया वो अकबर है। तो क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि पहला ऐसा शासक जिसने हिंदुओं से जजिया वसूल नहीं किया, आप अकबर को उठा दोगे, नहीं, अलाउद्दीन बहमन शाह, दूसरा जैनुल अबादीन, तीसरा अकबर है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। गुलबर्गा, बहमनी की राजधानी गुलबर्गा होती थी, गुलबर्गा से फिर बीदर हो गई थी, बाद में कौन सी राजधानी बनी? बीदर, 1427 में बीदर बन गई थी। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा किया? कलकत्ता पर 1756 में किसने अटैक किया था? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। कलकत्ता का नाम रख दिया था अलीनगर, कलकत्ता का नाम क्या कर दिया था? अलीनगर कर दिया था, कलकत्ता का नाम किया अलीनगर, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, अकबर के समय बनी पहली इमारत है, अकबर के समय बनी पहली इमारत है, और इसको तैमूर परिवार की कब्रगाह कहा जाता है, तैमूर परिवार की कब्रगाह, क्योंकि मुगल परिवार के सर्वाधिक सदस्य यहां पर दफनाए गए हैं, मुगल परिवार के सर्वाधिक सदस्य यहां दफनाए गए हैं। 1857 के विद्रोह के बाद जो जफर द्वितीय है उसको हुमायूं के मकबरे से ही पकड़ा गया था, और उनके, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना, उनके साथ में गालिब भी थे, है ना। तो ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की गई है? ईरान के किस ग्रंथ की तुलना ऋग्वेद से की गई है? जंद अवेस्ता, जंद अवेस्ता, काफी सारे शब्द हैं वो जंद अवेस्ता और ऋग्वेद में सेम मिलते हैं, सिमिलर शब्द हैं, सेम शब्द हैं, तो जंद अवेस्ता, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। कौन सा ग्रंथ था? जंद अवेस्ता। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उनको क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? त्रिनेत्र भी कहते हैं इनको, वो है बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध, संघ और धम्म, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र या त्रिरत्न। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। कौन सी पुस्तक में किया था? वो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अर्थशास्त्र में, ठीक है। और इसमें सबसे पहला कौन सा होता था? राजा, और सबसे अंत में कौन होता था? मित्र, है ना, ये, ठीक है। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे कौन सी उपाधि दी थी? 1617 में उपाधि दी थी, शाहजहां की उपाधि दी थी उसको 1617 में, ठीक है। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर मुगल, किस मुगल बादशाह को, है ना, बादशाह लिखो यहां पर, बादशाह में मजा आएगा, मुगलों के लिए बादशाह शब्द है ना। जिंदा पीर कहा जाता था, दरवेश कहा जाता था, वो औरंगजेब को कहा जाता था, ठीक है। दिल्ली पर नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल बादशाह के समय हुआ? दिल्ली पर जो यह आक्रमण किसके समय होते हैं? अब्दाली का और नादिर शाह का। नादिर शाह ने 1739 में किया और अहमद शाह अब्दाली ने किया 1748 में। किस में किया? 1748 में किया था, ठीक है। तो ये दोनों ही, ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था। किसके समय हुआ?
मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था, है ना, जिसने कब तक शासन किया? 1719 से लेकर 1748 तक इसने शासन किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना, ये बात आप ध्यान में रखते रहना साथ साथ में। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ, इसे किसने और किस लिए किया? क्लाइव के समय, क्लाइव के समय एक श्वेत विद्रोह हुआ, श्वेत विद्रोह बाद में हुआ। तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्तों को लेकर किया था, भत्ते बंद करने की बात चल रही थी, इसलिए किया था। एक श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था? श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ? रिपन के समय भी हुआ था, रिपन के समय उसमें 1883 में भी हुआ, दूसरा था ये, है ना, ये बात ध्यान में रखना। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? हॉरडॉग समिति की। किस समिति की स्थापना की थी? हॉरडॉग समिति की स्थापना की थी। साइमन कमीशन के बाद कौन सी आई थी? हॉरडॉग समिति आई थी। क्लास को शेयर सार करते रहो। समझ में आ रहा है सबको? समझ में सबको आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें भी इसका वो मिलता रहे। शिक्षा का मैग्ना कार्टा आपको पता है 1854 के जो एक्ट है, वुड्स एक्ट को कहा जाता है, ठीक है, वुड्स एक्ट को। ठीक है, वुड्स एक्ट को 1854 के वुड्स एक्ट को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक ने जाकर ये कब आई थी? 1929 की है, ये कब की है? 1929 की, ठीक है। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किसके शासनकाल में थे? जयदेव किसके शासनकाल में थे? वो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन कहां का शासक था? बंगाल का शासक था, ये बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन, ठीक है। बाद में ये भाग गया था, 1203 में पराजित हुआ। किससे पराजित? डर के भाग गया था ये, बख्तियार खिलजी से डर के भाग गया था ये, है ना। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चार आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, है ना, संन्यास और वानप्रस्थ। चार आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है? चार आश्रम कहां पर मिलते हैं? कहां पर मिलता है? वो जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और उसके बाद है इसको संन्यास भी कह लेते हैं और वानप्रस्थ। तो इसमें 25, 50, 75 और आगे का 100। सुत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? सुत पिटक, 3 पिटक हैं। पिटक कितने हैं? 3 पिटक हैं। सुत पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये किसके हैं? बौद्ध, है ना, किसके हैं? बौद्ध धर्म के ग्रंथ है ये। बुद्ध को किस 3 प्रमुख नामों से जाना गया है? बुद्ध को किन 3 नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और सांख्य मुनि, है ना। बुद्ध, तथागत और सांख्य मुनि नामों से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसमें 33 पंक्तियां हैं, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं ना, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसमें गंगा अवतरण का उल्लेख है, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, उसकी नीतियों का उल्लेख है। तो इसको हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, ये कौशाम्बी स्तंभ लेख पर लिखी गई थी। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का इक्ता गायब है यहां से। इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने और क्या किया था? मुद्रा व्यवस्था भी इसने शुरू की थी, मुद्रा व्यवस्था, है ना। इसने चांदी का टंका चलाया था, चांदी का टंका,
और तांबे का जित्तल। तांबे का जित्तल। और आपको एक और खुशी होनी चाहिए, इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया था, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने वाला पहला सुल्तान कौन है? वो है इल्तुतमिश। अभी भी मैं सीआरएसयू यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता हूं, है ना। अब मैंने सीआरएसयू यूनिवर्सिटी फिर से, पहले भी मैं सीआरएसयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, अब फिर से सीआरएसयू में ही पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीके हिंद, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीके हिंद किसकी पुस्तक है? अल-बेरूनी की। ये किस? तहकीके हिंद खगोल शास्त्र की पुस्तक है, ये खगोल शास्त्र। किसकी पुस्तक? खगोल शास्त्र की पुस्तक है ये, ठीक है। जो अल-बेरूनी है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था ये, ठीक है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? अकबर ने जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी उसके टोडरमल ने क्या लागू किया था? दहसाला लागू क्या किया था? दहसाला सिस्टम किया था। कब किया था? 1580 में। टोडरमल पहले किसकी सेवा में थे? टोडरमल पहले ये कह सकते हैं शेरशाह सूरी की सेवा में थे। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमादुल्ला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख नेता थे? जहांगीर के शासनकाल में एतमादुल्ला, आसफ खां किस गुट के सदस्य थे? नूरजहां गुट था ये, नूरजहां गुट के सदस्य थे। किसके थे? नूरजहां गुट के सदस्य थे ये सब। किस गुट के सदस्य थे? नूरजहां गुट के सदस्य थे ये सब। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में होते थे? सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय होते थे? देखिए, ये औरंगजेब के समय होते थे। औरंगजेब ने सर्वाधिक मराठों को इसमें शामिल किया था जब वो दक्षिण में फंस गया था। तो दक्षिण में इसके समय देखिए 33% होते थे। कितने? 33। अकबर के समय कितने होते थे? सबको लगेगा अकबर तो बड़ा ही वो था। अकबर के समय 16%, जहांगीर के समय 19%, शाहजहां के समय 23-24% थे और यहां 33 हो गए, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि किसके समय कितने मनसबदार होते थे। जी जी जी, सच में, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? निर्वाचन नहीं है ये, क्या लिख दिया इसने? निवारण है ये। किसके शासनकाल में निवारण प्राप्त किया था? वो अजातशत्रु के शासनकाल में कुशीनगर में ना। कुशीनगर किसके अधीन था? मलों के अधीन था। मल कुशीनगर के मल थे, ठीक है। 483 के आसपास किया था ना, 483 BC में, ठीक है। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के कौन से हैं? तो पहले सिक्के, इसको वो कर दे, पहले सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के हैं। जिसको पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, पंचमार्क। भारत में सिक्के कब चले थे? 6th सेंचुरी BC में। ये किसके स्टार्टिंग में चांदी और तांबे के बने थे? किसके सर्वाधिक चांदी के थे और तांबे के? भारत में लेख वाले सिक्के हिंदू यूनानियों ने चलाए थे। इतिहासकार सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहां के थे? ये सिकंदर और दारा कहां के थे भाई? दारा और सिकंदर एक
यूनान का था और एक ईरान का। दारा से क्या सीखा था अशोक ने? अभिलेख लिखवाना ना, अभिलेख सबसे पहले इसी ने लिखवाए थे। और सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था। सबसे पहले इसके भारत में इसने हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। तो मराठों का सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई थी ये। किसके साथ हुई थी? अहमद शाह अब्दाली के साथ। किसके साथ हुई थी? अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई थी। तो सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी और सिक्के यानी चांदी का टंका और तांबे का जित्तल चलाया था? अभी मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। कौन जीता था? क्लियर नहीं है। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था? है ना, सदस्य था ये। कई ये है ना, वो कई मिस्टेक है ये बीच में टाइम है ना। कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली, है ना, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंट एटली था जो साइमन कमीशन में भी था और बाद में वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। ठीक है। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण हुआ? महाबलीपुरम मंदिर, रथ मंदिर है तो पल्लव वह है ना, ये द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। द्रविड़ शैली के, किसके मंदिर हैं? द्रविड़ शैली के। ठीक है। दिग् निकाय किस पिटक का खंड है? ये दिग् निकाय वो सुत पिटक का है। किसका है? दिग् निकाय सुत पिटक का। ठीक है। अशोक के काल में आहू बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? जो बौद्ध संगति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी संगति हुई थी? तीसरी। तो उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे? 250 बीसी के आसपास हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? मोंगलीपुत तीसिस, अशोक के गुरु थे ये। भनवाड़ी व कालीबंगा सैंधव संस्कृति किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? बनवाड़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है। यहां से कौन सी अवस्था हड़प्पा की मिली है? क्योंकि हड़प्पा की 3 अवस्थाएं हैं, 3 मेजर अवस्थाएं हैं, प्री, मैच्योर एंड लेटर। तो यहां से कौन सी के मिलते हैं? हड़प्पा पूर्ण और हड़प्पा कालीन, है ना, प्री हड़प्पा और उसका पूर्व हड़प्पा। यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाता था? यवनिका जो शब्द है संस्कृत नाटकों में पटाक्षेप, है ना, जो उसकी कहानी का वो है, सार है उसके लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन है? वो हरिसेन है। पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ? देखिए, पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी रही, गुप्तों की राजधानी रही, तो उसके बाद उसका पतन होता है। तो उसके अंतिम चरण में इसका क्या हुआ? पाटलिपुत्र का महत्व कम हुआ। जब पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया तो कन्नौज का महत्व स्थापित हो गया। और आपको भी पता होगा कि कन्नौज को लेकर बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालों के बीच में। इसको लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि इसका महत्व था ज्यादा। इतिहास में तूतीय हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? इतिहास में तूतीय हिंद के नाम से जाता है अमीर खुसरो, है ना, जिसने खड़ी बोली, है ना, जिसको हिंदवी कहते हैं, उसके वो हैं कव्वाली, सितार, है ना, तबला, ठीक है, अनेक मसनवी कौन लेके आया था? मीर खुसरो, जिसने काफी लंबा समय दिल्ली के सुल्तानों के बारे में देखा। ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था लाख बख्श। इसका और नाम था कुरान खवा, कुरान खवा। और क्या था? हातिम द्वितीय कहा था इसको, हातिम द्वितीय। मिनहाज ने कहा था इसको हातिम द्वितीय। पील बख्श, किस पील बख्श भी इसको कहा जाता है। ठीक है। प्राचीन यवन द्वीप, यव द्वीप का नाम, आधुनिक नाम क्या है? वो जावा है, जावा। दक्षिण के अलवार तथा
नयनार, अलवार और नयनार किस देवता के उपासक थे? अलवार है संख्या 12 होती थी, इनकी संख्या 63 होती थी। तो ये अलवार विष्णु के और वो शिव के होते थे। और अलवारों में एक महिला थी अंडाला। अलवारों में कौन थी? एक महिला थी अंडाला। ठीक है, अलवारों में कौन सी थी? एक महिला थी अंडाला। ठीक है। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? सल्तनत काल में नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 4 प्रमुख नहरें थी उसमें, लेकिन नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान, पहली नहर, सिंचाई व्यवस्था का पहला, सिंचाई व्यवस्था प्रबंध करने वाला पहला सुल्तान कौन था? वो गियासुद्दीन तुगलक था। उसने ही सबसे पहले सिंचाई किया था। लेकिन सर्वाधिक नहरें किसने बनवाई थी? सर्वाधिक नहरें फिरोज शाह तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया, किस शहर में रखा था? औरंगजेब ने आगरा में रखा था, जयपुर महल में, है ना। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। भैरव किस संप्रदाय के आराध्य थे? कापलिक संप्रदाय के। किसके थे वो? कापलिक संप्रदाय के। ठीक है। ये भस्म, शरीर के ऊपर भस्म रगड़ के रखते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे ये लोग। संगमकालीन दक्षिण भारत, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की जाती है? किससे की जाती है? मयो देवता से। किसे? मयो से। किस स्मृति में यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति में। किसमें चलता है? नारद स्मृति में। इनकी सबकी हम डिटेल भी करेंगे, एक एक, जब हम इन शासकों सबका ही वर्णन करेंगे, है ना। जब गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त काल की बात करेंगे सारी, मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य काल की बात करेंगे। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? कल्प सूत्र के रचनाकार है भद्रबाहु। अभी समय थोड़ा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, समय थोड़ा है तो जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक लेवल का हो जाए, देन हम टॉपिक वाइज लगेंगे। भद्रबाहु कल्प सूत्र के। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? बदायूं का इख्तियार था। और जो कौन नाम है उनका? रेवल्टी ने बदायूं को सल्तनत की सबसे बड़ी एकता कहा है। रेवल्टी ने बदायूं को सल्तनत की सबसे बड़ी एकता कहा है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किसने किया था? लॉर्ड वेल्जली ने किया था। लॉर्ड वेल्जली ने। और इसने ये 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। ठीक है। और सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था। किसने स्वीकार किया? हैदराबाद ने इसको स्वीकार सबसे पहले किया था। अमीर खुसरो की रचना खजाइनुल फतूह किस शासक के बारे में है? खजाइनुल फतूह को तारीख अलाई भी कहते हैं। तारीख ए अलाई, तारीख अलाई भी कहा जाता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन है इसमें, है ना। अवदान कल्पलता ग्रंथ किसका है? अवदान कल्पलता अक्ष्मेंद्र की रचना है। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तुलोकापियम किस संगम की है? ये तुलोकापियम वो द्वितीय संगम की है। ये रचना तुलोकापियर ने की है। व्याकरण की रचना है ना। किसकी रचना है? व्याकरण की रचना है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन है? प्रथम शासक था श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त अंतिम था, है ना। 40 इसने बहुत कम गोल्ड वाले सिक्कों में सबसे कम सोना होता था। इसके सिक्कों में, गोल्ड के सिक्कों में सबसे कम सोना इसी के सिक्कों में होता था। ठीक है। एक और कर लेते हैं पेज। कल हमने 6 किए थे, आज 7 कर लेंगे। मेहरौली स्तंभ कहां पर स्थित है? मेहरौली स्तंभ, मेहरौली स्तंभ कहां पर है? दिल्ली में है। किसका है ये? लोहे का है। एक तो ये लोहे का है। किसने बनवाया था? ये गुप्त काल का है। किसने बनवाया इसको? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके ऊपर चंद्र लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं, उसने बनवाया था ये। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। और ये थानेसर इसकी कैपिटल थी, बाद में इसने कन्नौज कर लिया था।
और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, बेबीलोन में। और प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। वो किस वंश का शासक था? प्रवरसेन ने, किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? वाकाटक वंश का शासक था वो, ठीक है। किसने किए थे? प्रवरसेन ने, है ना। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? मैंने ऊपर बताया था, सैनिक विभाग को क्या कहते थे? मीर बख्शी कहते थे, और सल्तनत काल में इसको दीवाने अर्ज कहा जाता था, ठीक है। नचिकेता और यम के बीच जो संवाद है वो किसमें है? नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद है, डायलॉग है, वो कठोर उपनिषद में है। किसमें है? कठोर उपनिषद में है। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? वो पुरोहित होता था। कौन होता था? पुरोहित होता था। कौन होता था? पुरोहित होता था, ठीक है। आप लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? 711-12 में आक्रमण किया, है ना, सिंध पर दाहिर के खिलाफ, ठीक है। अरबों का ये भारत में पहला आक्रमण, सफल आक्रमण, अरबों का पहला सफल आक्रमण था ये, है ना। दाहिर ने, इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सर्वप्रथम जजिया लगाया था सिंध में। हुमायूंनामा किसकी कृति है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की कृति है, फारसी भाषा में लिखी थी, बाबर की बेटी थी ये। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। उनकी भी क्या नाम लेते हैं? मुगल की भी। पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता और वृत्त जातक किसकी रचनाएं हैं? वराह मीर की। किसकी रचनाएं हैं ये? वराह मीर की रचनाएं हैं। अक्सीप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? ये कह लीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी कौन सा था? उज्जैन। कौन सा था? उज्जैन। सातवां वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? सातवां काल में, सातवां शीशे के सिक्कों के लिए जाने जाते हैं, तो 2 संरक्षित महिलाएं जिसने एक एज ए संरक्षण का रोल अदा किया, नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को किस नाम से जाना गया है? मिलिंद, है ना। मिलिंद पनोरचना है नागसेन और उसके बीच में डायलॉग की। तो आज के लिए ये था। कल भी इसी समय इसी नेट हमारा उद्देश्य कौन सा एग्जाम है? टारगेट एग्जाम क्या है हमारा? यूजीसी नेट, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम होने वाला है, और उसके साथ साथ आरपीएससी, है ना, केवीएस, एनवीएस, DSSB, है ना। ये सारे एग्जाम हमारे टारगेट में है, और धीरे धीरे हिस्ट्री से रिलेटेड सारा ही मटेरियल इस चैनल पे आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कर लें और क्लासों को देखते रहें बस, ठीक है। सिंपल। थैंक यू आज के लिए। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पे, और शनिवार और संडे को डिटेल मैराथन क्लासेस करेंगे। अब की बार डिटेल मैराथन क्लास टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे बड़े टॉपिक स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे उन पर बात करेंगे। तो क्लास में देखते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा, क्लास कल लग जाएंगी। तो आज के लिए थैंक यू।